जब बोर हुई में मुड्डा लाया, जब चढ़ा बुखार मुखर्जी। मुखर्जी 56 में उतारा और मैं निकला जंगल की ओर, करता फिरता श्री कृष्ण। जिसको जैसे भी याद आए, याद आना जरूरी है, ठीक है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट, उसमें कुछ नाम जो भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सब हर एक कमेटी का नाम याद दिलाते रहेंगे। तो साहब पहला स्टेटमेंट, जब बोर हुई तो पहला जो नाम अपनी जुबान पे आएगा दैट इज़ बोर कमेटी, दैट इज़ बोर कमेटी। फर्स्ट नेम दैट इज़ बोर कमेटी, ठीक। सेकंड वन इज देन में मुद्दा लाया, तो नाउ सेकंड नाम इज, नेक्स्ट जो नाम बनेगा दैट इज़ मुद्दा लाया, दैट इज़ मुद्दा लाया, ठीक है। तो अगर आपका कैसा भी कोई भी मीनोमी को आप यूज़ कीजिए, ठीक है, बट ये नाम आने हमें याद आना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ प्लानिंग के इतिहास में अगर हम बात करें, सबसे पहली जो कमेटी है दैट इज़ जब बोर हुई मतलब बोर कमेटी। सेकंड देन में मुद्दा लाया मतलब मुद्दा लायर कमेटी इज द सेकंड कमेटी। नेक्स्ट, चढ़ा और बुखार एक साथ याद रखेंगे ताकि आगे हमें मदद मिले। वो कह रहे साहब एक कमेटी आई थी चड्ढा कमेटी, दैट इज़ चड्ढा कमेटी। थर्ड वन इज़ चड्ढा कमेटी। तो भोर इज भोर हुई दैट मीन से भोर कमेटी। मुद्दा लाया मतलब मुद्दा लायर कमेटी, ठीक है। चढ़ा बुखार मीन से आपके दिमाग में आनी चाहिए चड्ढा कमेटी। उसके बाद बुखार किसने उतारा? मुखर्जी ने। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं साहब नेक्स्ट जो नाम आएगा दैट इज़ मुखर्जी कमेटी, दैट इज़ मुखर्जी कमेटी, मुखर्जी कमेटी। तो ये नाम सीक्वेंस वाइज अगर अपने दिमाग में आते रहेंगे तो कन्फ्यूजन और गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसा आपको जो कंफर्टेबल लगे, जहाँ से कंफर्टेबल आप यूज़ करो, बट सिक्वेंशियली अगर याद आएंगे तो थोड़ी सी गलतियाँ होने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट बोला साहब मुखर्जी 56 में उतारा और मैं निकला जंगल की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज जंगल। तो नेक्स्ट जो कमेटी होगी दैट इज जंगल वाला कमेटी, दैट इज जंगल वाला कमेटी। सन भी याद आ जाएंगे धीरे धीरे, पहले अपने एक बार नामों पे गौर कर लें। नेक्स्ट इज सिंह करता फिरता। करता में आपके नाम आ रहा है साहब करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी, ठीक है। तो जंगल मतलब जंगल वाला कमेटी, करता फिरता मतलब करतार सिंह कमेटी। श्री का नाम आता है दैट इज श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। और कृष्णा मतलब कृष्णा कमेटी, कृष्णा कमेटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो हमसे एग्जाम से बार बार पूछे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक सिक्वेंशियली किसी भी मीनों के थ्रू इन नामों को रिकॉल करने का वहाँ ट्राई करेंगे। पहला बोलता है साहब जब भोर हुई बोर कमेटी, देन मुड्डा लाया मुद्दा लायर कमेटी, चढ़ा बुखार चड्ढा कमेटी, मुखर्जी ने उतारा 56 मुखर्जी कमेटी, जंगल की ओर जंगल वाला कमेटी। उसके बाद आता है करता फिरता मतलब करतार सिंह कमेटी। उसके बाद आता है श्री मतलब श्रीवास्तव कमेटी, और एक लास्ट नाम आता है कृष्णा कमेटी। और भी कमेटीज़ है बजाज वगैरह, बट इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस में हमने इन सारे नामों को एक बार याद करने की कोशिश की। सन भी याद रखने पड़ेंगे, तो साहब भोर को आप जोड़ सकते हो आज़ादी से, भोर को आप जोड़ सकते हो आज़ादी मिलती है 1947 में। उसी के आसपास अपने को याद रखना है, 1946 पहली कमेटी बोर कमेटी 1946, सबसे पहली कमेटी 1946 बोर कमेटी। मुद्दा कमेटी आप जोड़ सकते हो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको एक से दो याद हो जाएंगे। आज़ादी मिलती है 1947 में, उसी के आसपास अपने को याद रखना है, 1946 पहली कमेटी बोर कमेटी 1946, सबसे पहली कमेटी 1946 बोर कमेटी। मुद्दा कमेटी आप जोड़ सकते हो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको एक से दो याद हो जाएंगे। मुद्दा कमेटी आपको रिकॉल करनी है। आप दो एक और क्वेश्चन इसके साथ अटैच कर लीजिए ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। पढ़ना तो है ही है कभी ना कभी भी साहब। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था, बेसिकली कब लॉन्च हुआ था, उसी के पैरेलल अगर अपना नाम याद रखना चाहें दैट इज़ मुद्दा कमेटी 1962। चड्ढा कमेटी उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर, चड्ढा कमेटी उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1963। तो बोर आज़ादी 1947 के आसपास 1946 बोर कमेटी। उसके बाद आप मुद्दा कमेटी पे। मुद्दा कमेटी आप बोलोगे साहब नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम से अटैच करके रिकॉल करने की कोशिश कर लेंगे, कोशिश ही कामयाब होती है 1962। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर अगर बात करेंगे तो जो नेक्स्ट कमेटी दैट इज चड्ढा कमेटी 1963। मुखर्जी में आपने लिख ही लिया है 1956, तो आपको याद आ जाएंगे
मुखर्जी 1956 से आपको याद आ जाएंगे 1965 और 1966, 2 सन आपको याद आ जाएंगे, 1955 और 1966, 1966। तो 5 और 6 से आप याद रख लेना, उसी सीक्वेंस में 1965 1965 और 1966। उसके बाद आते हैं अपन जंगलवाला कमेटी पे। जंगलवाला कमेटी दैट इज़ 1967। करतार सिंह है आपकी 1973, श्रीवास्तव कमेटी है आपकी 1975 और कृष्णा कमेटी है आपकी 1983। तो सन को याद करने में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक या दो बार अगर जब रिकॉल कर रिवाइज कर लोगे तो रिकॉल होते जाएंगे ये वर्ड्स आपके पास 1 to 1। तो सब जब भोर हुई, पहला भोर कमेटी 1946, बुड्ढा लाया मुदलायर कमेटी 1962, आइडेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। उसके जस्ट अगले साल 1963 दूसरा वर्ड आएगा, दैट इज चड्ढास कमेटी। ठीक है, चढ़ा और बुखार एक साथ याद रखेंगे, आगे हमें क्वेश्चन आंसर रिकॉल करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं मुखर्जी 56, 1965, 1966, 2 इसने स्टेटमेंट दिए थे, 2 बार कमेटीज ने 2 बार प्रपोजल दिए थे, 1955 और 1965, 1966 मुखर्जी कमेटी। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट ईयर 1967 की, तब आता है जंगलवालास कमेटी। नेक्स्ट 1973 में आती है करतार सिंह कमेटी। फाइनली कुछ नामों में 1975 में आपका श्रीवास्तव कमेटी और 1983 में आपका कृष्णा कमेटी। ये तो कुछ नाम और सन है बेसिकली, जो आप एक या दो बार अगर आप रिवाइज करते हैं किसी भी मीनोमिक के थ्रू, कैसे भी अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन तो इनसे लगभग आने तय ही होता है। तो ये कुछ नाम हुए। अब इन नामों से जुड़े क्या क्वेश्चन अपने से पूछ जाएंगे, वो अपने को डिस्कस करना है 1 by 1। ठीक, तो आप चाहे तो इस मीनोमिक को यूज़ करते हुए सिक्वेंशियली सबको 1 by 1 रिकॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो पहली जो रहेगी अपनी 1946 भोर आज़ादी भोर कमेटी। सेकंड रहेगी अपनी 1962 आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम मुदलायर कमेटी। उसके बाद चढ़ाव और बुखार एक साथ याद रखेंगे ताकि आगे क्वेश्चन करेक्ट करने में थोड़ा ईजी रहेगा। 1963 चड्ढास कमेटी। 1965 और 1966 दो नाम लिए जाते हैं, मुखर्जी कमेटी। 1967 दस नेक्स्ट ईयर लिया जाता है जंगलवालास कमेटी। 1973 करतार सिंह कमेटी फेमस मानी जाती है। 1975 श्रीवास्तव कमेटी। और अगर 1983 की बात करें दैट इज कृष्णा कमेटी। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट तो कह रहे यार बोर कमेटी और मुदलायर कमेटी को एक साथ पढ़ा जाना समझदारी माना जाए। अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। बोर कमेटी सबसे पुरानी नो डाउट 1946। मुदलायर कमेटी 1962। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? ठीक, थोड़ा सा दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों को ही जाना जाता है हेल्थ सर्वे। दोनों को ही जाना जाता है हेल्थ सर्वे कमेटी। हेल्थ सर्वे कमेटी दोनों ही है, बोर कमेटी भी मुदलायर कमेटी भी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को बोलते हैं साहब, इससे बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो इसको बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। यहाँ से थोड़े थोड़े क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि मिलते जुलते से नाम है तो थोड़ा गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप कैसे याद करें? ठीक है, आप बोलना साहब कि जो आपकी बोर कमेटी है वो तो है आपकी हेल्थ सर्वे एंड डीसी कमेटी, और जो आपकी मुदलायर कमेटी है वो है आपकी हेल्थ सर्वे एंड पीसी कमेटी। बस इतना सा दिमाग में रख जाना, दोनों का अलग अलग सेपरेशन हो जाएगा। बोर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड डीसी डेवलपमेंटल कमेटी, मुदलायर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड पीसी प्लानिंग कमेटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, सर्वे की बात दोनों करती है लेकिन डेवलपमेंटल आस्पेक्ट की बात करता है आपका बोर कमेटी, और आपका प्लानिंग आस्पेक्ट की बात करता है आपका मुदलायर कमेटी। क्वेश्चन आपका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसको जाना जाता है? बोर कमेटी। ऐसा था सब हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बेसिकली किसको डायरेक्ट किया जाता है? दैट इज मुदलायर कमेटी। दोनों को थोड़ी चीज़ें इसमें कॉमन है, थोड़ी डिफरेंट है। कॉमन चीज़ें हेल्थ सर्वे की बात करता है, डिफरेंट की बात करता है तो एक डेवलपमेंटल कमेटी है, दूसरी प्लानिंग। नेक्स्ट और क्या अच्छे क्वेश्चन, दोनों में खास बात, दोनों में कॉमन बात, दोनों ही बोलते हैं कि साहब एक पीएससी 40,000 की पॉपुलेशन, ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, कोर कमेटी भी ये बोलती है, मुदलायर कमेटी भी। तो ये तो कुछ कॉमन सी चीज़ें जो अपने को चल कर याद रखी जा सकती है। ठीक, बाकी डिफरेंस क्या है? बोर कमेटी कहाँ अलग है, मुदलायर कमेटी कहाँ अलग है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक साहब, तो बोर कमेटी जो अलग हट के बात करती है वो बोलती है साहब, कोर कमेटी बोलती है साहब 30 बेडेड पीएससी। ठीक है, 2 होने चाहिए सब सेंटर, और 3 होने चाहिए सब सेंटर, और 2 होने चाहिए मेडिकल ऑफिस।
ये एक अलग सी बात करता है बोर कमेटी। उधर मुदलायर बोलता है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, ये दो डिफरेंट आस्पेक्ट हैं थोड़े से। 30 बेडेड पीएससी सॉरी, दो सब सेंटर, 30 बेडेड फैसिलिटीज़ और दो मेडिकल ऑफिसर, ये बातें भी किया करता है बोर कमेटी। इसका वजह सिग्निफिकेंस नहीं है। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये माना जाएगा कि साहब ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कमेटी को क्रेडिट जाता है, दैट इज मुदलायर कमेटी। पीएससी की बात करें, दोनों ही 40,000 पे पीएससी की बात करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बोर कमेटी से रिलेटेड? तो साहब एक क्वेश्चन बोर कमेटी से रिलेटेड जो फेमस पूछा जाता है दैट इज सोशल फिजिशियन। सोशल फिजिशियन वर्ड किसने दिया? सोशल फिजिशियन। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है पीएससी 40,000 पे पीएससी की बात करती है, एक और वर्ड की बात करती है सोशल फिजिशियन। बोर कमेटी करती है सोशल फिजिशियन की बात। सोशल फिजिशियन का मतलब क्या होता होगा? कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स, कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात हो रही है। करे साहब ठीक है, कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग, 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। तो कह रहे साहब कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के बाद जो फिजिशियंस तैयार हुए उन्हें बेसिकली जो नाम दिया जाना चाहिए दैट इज सोशल फिजिशियन। सोशल फिजिशियन का कंसेप्ट बोर कमेटी ही लेके आया था हमारे सामने। तो अगर बोर कमेटी से रिलेटेड अगर अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहला आपने को बोलना है, एक तो इट इज़ नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा पूछते हैं साहब 40,000 पे एक पीएससी की बात किसने की? क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोर कमेटी। नेक्स्ट थर्ड पूछते हैं साहब सोशल फिजिशियन जो वर्ड है बेसिकली वो किस कमेटी की दी जाती है? बोर कमेटी। तीन चीज़ें आप दिमाग में रखना, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, 40,000 पे एक पीएससी और सोशल फिजिशियन का कंसेप्ट, ये बोर कमेटी की देगी। उधर आ जाइए मुदलायर कमेटी पे। मुदलायर बोलते हैं साहब ये भी हेल्थ सर्वे कमेटी थी बट इसने बात की प्लानिंग की, प्लानिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछते हैं साहब ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंसेप्ट है, वो बेसिकली कौन सी कमेटी लेके आई? दैट इज मुदलायर कमेटी। एंड लास्ट जो अभी पूछा गया एग्जाम में, अभी पूछा गया कि साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे, अभी पूछा गया कि साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे स्पेशलिस्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे स्पेशलिस्ट की बात करें तो ये किस कमेटी का कंसेप्ट है? ठीक है, तो ये आपकी जो बाकी कमेटीज़ हैं उनमें से कहीं कहीं बात नहीं की जाती। स्पेशलिस्ट की बात केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की केवल मुदलायर कमेटी में ही की जाती है। इन दो कमेटीज़ को आप एक साथ ही दिमाग में रखना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होगी, थोड़ा क्वेश्चन को टैग करने का तरीका ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोलता है साहब आपने एक नाम लिया चढ़ा बुखार और आपने इसको एसोसिएट किया मुखर्जी से, मुखर्जी 56 ने उतारा। ठीक है, तो अगर आप पेयर्स में पढ़ के जाते हैं तो कन्फ्यूजन थोड़े से आपको कम ही रहेंगे। बोर को आप हमेशा मुदलायर के साथ ही पढ़ना ताकि सर्वे डेवलपमेंट प्लानिंग की बात हो सके, पीएससी नॉर्म्स की बात हो सके। सोशल फिजिशियन की बात बोर कमेटी करता है लेकिन स्पेशलिस्ट की बात करता है मुदलायर कमेटी। ये दो कमेटीज़ को आप थोड़ा सा साथ में ही पढ़ें, कन्फ्यूजन कम हो। नेक्स्ट तो बोला साहब एक नाम आ रहा है चड्ढा कमेटी, चड्ढास कमेटी, और दूसरा नाम आ रहा है दैट इज़ मुखर्जी कमेटी। दूसरा नाम आपके पास आ रहा है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी, ठीक, सन याद रह जाएंगे। वो कह रहे साहब चड्ढा को आपने जोड़ लिया नेशनल आइडेंटिटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 से, 1962 से 1962 ऐसे कर आपने बात मुखर्जी की, मुखर्जी नेक्स्ट ईयर, जस्ट नेक्स्ट ईयर। मुखर्जी में आपने बोला साहब दो आपने इसकी बात की, एक आपने बात किया 1965 और दूसरी आपने बात की 1966। तो ये ईयर्स अगर आप दो बार रिवाइज करोगे ईयर्स भी याद आ जाते हैं। दोनों को साथ पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, चढ़ा बुखार, अगर साहब अगर किसी ने बुखार याद आ गया तो बुखार से आपको एक बीमारी का नाम याद आ जाएगा, उसके बाद इसके लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैं देख लो
कैसा चड्डास कमेटी मतलब चढ़ा बुखार मतलब आपको दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए, बीमारी का नाम आना चाहिए, मलेरिया। उसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन इसके इजी से दिखाई देंगे। वो कह रहा है साहब चड्डा कमेटी इसलिए फेमस मानी गई क्योंकि जो चल रहा था नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम, उसके लिए जो बेसिकली मेंटेनेंस जो फेज है उसमें जो भी काम करने के वो थे उसमें चड्डा ने ऑपरेट किया। तो बोला साहब चड्डा कमेटी क्या करके गई, ठीक है। तो चड्डा इंपॉर्टेंट रहा मेंटेनेंस फेज की, मेंटेनेंस फेज, ठीक है, ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको सिर्फ कमेटी का नाम याद आना, चड्डास कमेटी, बुखार याद आना, मलेरिया। मलेरिया में बेसिकली जो एडिकेशन प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम को स्ट्रेंथनिंग करने मेंटेनेंस फेज में ऑपरेट किया जाता था चड्डास कमेटी। इसी ने कंसेप्ट दिया हम लोगों को बेसिकली बेसिक हेल्थ वर्कर का। क्वेश्चन पूछता है साहब चड्डास कमेटी की देन क्या है, तो आपको एक नाम लेना है, बेसिक हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर। दूसरा नाम बेसिक हेल्थ वर्कर, क्या काम रहा होगा बेसिक हेल्थ वर्कर का, तो सब बेसिक हेल्थ वर्कर ही जाने गए मलेरिया विजिलेंस के लिए, मलेरिया विजिलेंस के लिए। और बेसिक हेल्थ वर्कर को ही एक और काम सौंपा गया, ठीक है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ वाइटल्स एंड फैमिली प्लानिंग, एंड फैमिली प्लानिंग, एंड फैमिली प्लानिंग। तो कुछ नहीं, ठीक है। चढ़ा बुखार, बुखार मलेरिया, मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम को चड्डा कमेटी ही देगी। इसने एक नया हेल्थ कैडर डिजाइन किया, दैट इज़ बेसिक हेल्थ वर्कर। नाम पता होना चाहिए बेसिक हेल्थ वर्कर कौन सी कमेटी की देंगे बेसिकली। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ सकता है तो वो बोलता है कि साहब मेंटेनेंस फेज में कॉर्पोरेट विजिलेंस के लिए, मलेरिया विजिलेंस के लिए। और बेसिक हेल्थ वर्कर को ही एक और काम सौंपा गया, ठीक है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ वाइटल्स एंड फैमिली प्लानिंग, एंड फैमिली प्लानिंग, एंड फैमिली प्लानिंग। तो कुछ नहीं, ठीक है। चढ़ा बुखार, बुखार मलेरिया, मलेरिया फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट, फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो बस एक गिनती के 2 या 3 पॉइंट आपको चड्डास कमेटी में पूछे जाते हैं। चढ़ा बुखार मलेरिया, मलेरिया से रिलेटेड बेसिक हेल्थ वर्कर और 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर पर एक फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट। बस इतना सा इसमें थोड़ा सा अपना कॉर्पोरेशन किया चड्डास कमेटी, हेल्थ प्लानिंग फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट, 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर पर एक हेल्थ फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट, ठीक है साहब। उसी बुखार को उतारा मुखर्जी ने बुखार को उतारा मतलब उसने वो जो काम किया चड्डास कमेटी को उसको थोड़ा सा उसने रेक्टिफाई किया। मुखर्जी बोलता है मलेरिया एक्टिविटी को फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी से अलग कर, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी से अलग कर, पहला काम, ठीक है। तो बुखार उतारा मिंटू से जो किया चड्डास कमेटी ने उस काम को बेसिकली उसने रेक्टिफाई किया। उसने बोला यार मलेरिया के लिए भी काम बेसिक हेल्थ वर्कर कर रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी काम बेसिक हेल्थ वर्कर कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, इन दो एक्टिविटीज़ को अलग कर देना चाहिए। तो आपसे पूछते था मुखर्जी ने बेसिकली क्या किया चड्डास के अगेंस्ट, तो बोल रहा है साहब कुछ नहीं, ठीक है। उसने कर दिया डीलिंग, उसने बोला मलेरिया एक्टिविटी अलग चलेगी, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी अलग चलेगी, मलेरिया के लिए स्टाफ अलग होगा, फैमिली प्लानिंग के लिए स्टाफ अलग होगा, ठीक। तो उसने 2 काम किए। उसने बोला साहब एक तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को अलग कर दो और दोनों के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, दोनों के लिए सेपरेट स्टाफ, मलेरिया के लिए अलग, फैमिली प्लानिंग के लिए अलग। तो जो बुखार चड्डा को चढ़ा मलेरिया में इसने काम किया, ठीक है, उसी बुखार को कंपनसेट किया बेसिकली मुखर्जी ने बोला कि साहब दोनों एक्टिविटीज़ को अलग अलग कर दो, दोनों का स्टाफ अलग अलग होना चाहिए। पहला काम, पहला जो उसका प्रपोजल था 1966 में एक छोटी सी बात बोली उसने। 1966 में उसने बोला कि जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है, बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है, इनकी जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, ये ऑपरेट होनी चाहिए ब्लॉक लेवल से, मतलब पीएससी लेवल, ठीक है। तो अपने से बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, अपने से मोटे मोटे आंसर पूछेंगे साहब इन्होंने जो मेन मॉडिफिकेशन की हेल्थ सिस्टम में वो क्या क्या था।
तो आप जैसे आपने भोर को जोड़ा मुद्दलायर से, वैसे आप चड्ढा को जोड़िए ना मुखर्जी से। चड्ढा बुखार मतलब मलेरिया, मलेरिया मतलब मलेरिया का जो इरिगेशन प्रोग्राम था उसका मेंटेनेंस फेज, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस बेसिकली जो कि रेक्टिफाई की वो चड्ढा कमेटी ने की। दूसरा इसने एक नया हेल्थ कैडर दिया, बेसिक हेल्थ वर्कर। ये जरूर अपने से पूछा जाता है कि बेसिक हेल्थ वर्कर, हाँ ये बात अलग है कि बेसिक हेल्थ वर्कर सारे काम करता था। मलेरिया का भी वही कर रहा है, वाइटल का भी वही कर रहा है, फैमिली डिजीज का भी वही कर रहा है। इसी काम को ही बेसिकली रेक्टिफाई किया मुखर्जी कमेटी ने 1955 1965 और 1966 में। 65 में उसने बोला मलेरिया को अलग कर दो, फैमिली प्लानिंग को अलग कर दो, दोनों का स्टाफ अलग कर दो। 66 में मुखर्जी का कंसेप्ट इतना था कि जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है, उसे ब्लॉक लेवल पे, पीएससी लेवल पे ही बेसिकली सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए। तो दो हो गई बोर और मुदलायर, दो हो गई आपकी चढ़ा और मुखर्जी। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बोलते हैं साहब, एक कमेटी आ रही है तब लिखा जंगल की, तो दैट इज जंगलवालाज कमेटी। जंगलवालाज कमेटी, जैसा नाम वैसा आंसर, इसके नाम से ही आप क्रैक करना, आंसर सारे आ जाएंगे। तो कह रहे साहब जंगल वाला कमेटी का मतलब जंगल राज खत्म कर, ठीक है, जंगल राज खत्म कर। इतना सा दिमाग में ले आना, उसके बाद चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको ठीक है तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए। जंगल राज मतलब किस तरह का जंगल राज। तो बोला साहब ये पहली कमेटी थी जिसने बोला देयर शुड बी नो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस, देयर शुड बी नो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। पहला, शब्दों को जोड़ लेना काम हो जाएगा, ठीक है। जंगल वाला, जंगल राज किस तरह का जंगल राज, जंगल राज मतलब हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर में भी कमा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कमा रहे हैं, तो या तो हॉस्पिटल में ही कमा लो या घर पे ही कमा लो, ठीक है। तो पहला इसका जो पहली कमेटी जिसने प्रोविजन दिया कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रैक्टिस, पहला जंगल राज खत्म कर। कैसे कर सकते हैं, तो कह रहे साहब कैसे कर सकते हैं। पहली कमेटी थी जिसने बोला इंटीग्रेशन, पहली कमेटी थी जिसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो आपसे पूछा था कि साहब नेम द कमेटी, उस कमेटी का नाम बताइए जो प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करने की बात किया करती थी, जंगल वाला कमेटी। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि साहब उस कमेटी का नाम सजेस्ट करो जो बेसिकली सारी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको इंटीग्रेट करने की बात काम करती है। वो बोला साहब फैमिली प्लानिंग अलग चल रहा है, मलेरिया अलग चल रहा है, टीबी अलग चल रहा है, क्यों ना सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट होने की संभावना है, इंटीग्रेट मैनर में काम किया जाए, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या चीज़ें बोलता है जंगल वाला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरा नो प्राइवेट प्रैक्टिस। नेक्स्ट ये बोलता है साहब अगर काम एक जैसा है, ठीक है, तो बोला साहब अगर अगर इक्वल काम है तो सब इक्वल वेटेज मिलेगा, अगर स्पेशलाइज काम है तो स्पेशलाइज वेटेज मिलेगा। तो बोला साहब इक्वल वर्क, इक्वल कंसिडरेशन या इक्वल पे, इक्वल पे। हाँ स्पेशलाइज्ड काम है, स्पेशलाइज्ड वर्क, स्पेशलाइज्ड, कुल मिला के हर तरीके से हेल्थ क्वालिटी, हेल्थ सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और जो बेसिकली प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है या किसी भी तरीके से रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करना, ये टारगेट था जंगल वाला कमेटी का। नेक्स्ट अगर कोई पूछ सकता है तो दैट इज़ यही कमेटी है जो बात करती है यूनिफॉर्म कैडर की, यही कमेटी है जो बात करती है यूनिफॉर्म कैडर की, और यही कमेटी है जो बात करती है कॉमन सीनियरिटी की, कॉमन सीनियरिटी, कॉमन सीनियरिटी से। तो बहुत सारी कमिटीज़ के बहुत सारी डिटेल में जाना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए जनरल कमेटी से। तो क्वेश्चन एक तो यही पूछा गया कि साहब कौन सी कमेटी है जो बात करती है देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रैक्टिस। दूसरा आपसे पूछा गया उस कमेटी का नाम बताइए जो बात करती है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ये दो मेन आस्पेक्ट रहेंगे आपके जंगल कमेटी के जो फ्रिक्वेंटली अपने से बार बार पूछे जाते हैं, बाकी सब भी एक और नज़र डाल के आप चल सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी काफ़ी फेमस नाम है करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी फेमस नाम है, करतार सिंह कमेटी 1973, करतार सिंह कमेटी। इसने काफ़ी कैडर डिज़ाइन किए थे, तो इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने से पूछाते हैं करतार सिंह से, कैसे रिकॉल करें। जनरली हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि साहब करतार मीन टू से सरदार, सरदार मतलब एक से ज़्यादा काम कर निपटाने वाले, ठीक है। सरदार तो बोलते हैं सब मल्टी स्किल, मतलब एक से अधिक, एक से अधिक।
करतार मतलब सरदार, मतलब आपको सिर्फ इतना दिमाग में लाना है कि हाँ सब कुछ हटके, कुछ विशिष्ट, कुछ एक से ज़्यादा, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो एक वर्ड सिर्फ जुबान पे आना है, काफ़ी फेमस हो चुका है, ठीक है। दैट इज़ मल्टी, मल्टी पर्पस वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, MPW, मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है। कैसे भी साम दाम दंड भी जैसे भी आपको रिकॉल होता है रिकॉल कीजिए। वो कह रहा है करतार सिंह कमेटी, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे। वो कह रहा है करतार सिंह मिंटू से, सरदार मिंटू से एक से ज़्यादा, इसके लिए कुछ हटके विशिष्ट काम करने वाले। तो आप बोलेंगे साहब एक कंसेप्ट आया था मल्टीपर्पज़, मतलब एक आदमी अगर एक से ज़्यादा कार्यों को कर सकता है तो मिनिमम रिसोर्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। तो उसने कंसेप्ट दिया मल्टीपर्पज़ वर्कर का, फेमस क्वेश्चन है। मल्टीपर्पज़ वर्कर जो कंसेप्ट है वाज गिवन बाय विच कमेटी, क्यों नाम बोलना होता है करतार सिंह कमेटी। तो सब पहले जो इम्पोर्टेंट इसने प्रपोजल दिया दैट इज मल्टीपर्पज़ वर्क प्लस मल्टीपर्पज़ वर्कर। नेक्स्ट नेक्स्ट इसने बोला कि साहब एक वर्ड हुआ करता है ANM, वर्ड हुआ करता है ऑक्सीजन नर्स मिडवाइफ, ANM। दूसरा आपने बोला कि साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की बेसिक हेल्थ वर्कर की, थोड़ी देर पहले आपने बात की बेसिक हेल्थ वर्कर की या मलेरिया विजिलेंस ऑफिसर्स की, मलेरिया विजिलेंस, मलेरिया विजिलेंस वर्कर्स की बात, या फिर इम्यूनाइजेशन करने वाले वैक्सीनेटर्स, या फिर वैक्सीनेटर्स, मतलब बहुत सारे नाम हैं वैक्सीनेटर्स, ठीक है। या फिर हेल्थ असिस्टेंट्स, कोई बात नहीं, हम लोगों को इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ अपने काम से आया हुआ है। दूसरा जो पूछा जाता है करतार सिंह कमेटी का, करतार सिंह कमेटी बोलते हैं साहब ANM एक नाम हुआ करता था, ANM नाम को रिप्लेस किया गया करतार सिंह कमेटी में। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, ANM को रिप्लेस किया गया एक हेल्थ कैडर से, और बाकी जो वर्कर थे, बेसिक हेल्थ वर्कर थे, मलेरिया विजिलेंस वर्कर थे, वैक्सीनेटर थे, हेल्थ असिस्टेंट थे, इनको भी ये बोलता है कि साहब करतार सिंह कमेटी ने एक नया कैडर बोला, ANM की जगह आ जाना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, और ये बाकी जो नाम है इनकी जगह आ जाना चाहिए मेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा फ़ायदा पहुँचता हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वो कह रहा है करतार सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला मल्टीपर्पज़ वर्कर फिक्स, एक नया कैडर इसने डिज़ाइन किया। दूसरा जो इसने चेंज किया, इसने बोला साहब ANM जो है, ANM को रिप्लेस करो, ANM की जगह होना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर। ऐसे ही बोल रहा है कि साहब बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया विजिलेंस या फिर वैक्सीनेटर या बहुत सारे जो भी नाम थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर इसने एक नया कैडर बोला कि साहब ये जो काम कर रहे हैं उनकी जगह सिर्फ एक होना चाहिए मेल हेल्थ वर्कर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, दूसरा मेल हेल्थ वर्कर। वो कह रहे साहब कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो साहब नेक्स्ट उसने बोला कि साहब कम से कम 50,000 की पॉपुलेशन पर एक होनी चाहिए PSC, और कम से कम 15 से 16 होने चाहिए सब सेंटर, और एक जो सब सेंटर होगा उसकी पॉपुलेशन रहेगी 3 से 5, 3 से 5। एक ये कंसेप्ट दिया इसने कि साहब 50,000 की पॉपुलेशन पे PSC होनी चाहिए, 15-16 सब सेंटर्स होने चाहिए ऑलरेडी, और एक सब सेंटर जो होता है वो 3,000 की 5,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। सब सेंटर पे जो स्टाफ होगा वो होगा ये, सब सेंटर पे 2 जने होंगे, सब सेंटर पे 2 जने होंगे, एक को आप बोलोगे मेल हेल्थ वर्कर, एक को आप बोलोगे फीमेल हेल्थ वर्कर। तो ये कुछ चेंजेस है जो बेसिकली करतार सिंह कमेटी ने बनाया हेल्थ सिस्टम में। पहला मल्टीपर्पज़ वर्कर, दूसरा ANM की जगह होना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर, और बाकी जो आपके और कैडर हैं, बेसिक हेल्थ वर्कर हुआ, वैक्सीनेटर हुआ, मलेरिया विजिलेंस ऑफिसर हुआ, हेल्थ असिस्टेंट हुए, इनकी जगह होना चाहिए मेल हेल्थ वर्कर। पॉपुलेशन नॉर्म्स के लिए 50,000 की पॉपुलेशन पे एक बोला गया PSC, ठीक है, और 3 से 5,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए सब सेंटर, सब सेंटर पे 2 जनों का स्टाफ होगा, एक होगा आपका मेल हेल्थ वर्कर और एक होगा फीमेल हेल्थ वर्कर। और क्या एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं करतार सिंह कमेटी से लेके, एक इसने बोला कि साहब जो आपने फीमेल हेल्थ वर्कर बोला है बेसिकली, ठीक है, तो आपके जो 3-4 फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, आपके जो 3-4 फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं उन पे होगा आपका एक फीमेल हेल्थ एडवाइज़र। ऐसे ही आपके 3-4 मेल हेल्थ वर्कर पे होगा एक मेल हेल्थ एडवाइज़र, मेल हेल्थ एडवाइज़र। इस तरह के कैडर की बात की करतार सिंह कमेटी ने। लास्ट जाते जाते सिर्फ एक चीज़ बोल के गया कि साहब
जो आपका फीमेल हेल्थ एडवाइज़र रहेगा उसे ही बोला जाएगा आगे चल के लेडी हेल्थ। एक मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर, दूसरा एएनएम की जगह होना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर, और के 50,000 की पॉपुलेशन पे एक बोला गया पीएससी मतलब फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, उन पे होगा आपका एक फीमेल हेल्थ एडवाइज़र। ऐसे आपके 3-4 मेल हेल्थ वर्कर पे होगा एक मेल हेल्थ एडवाइज़र, मेल हेल्थ एडवाइज़र। इस तरह के कैडर की बात की करतार सिंह कमेटी ने। लास्ट जाते जाते सिर्फ एक चीज़ बोल के गया कि साहब जो आपका फीमेल हेल्थ एडवाइज़र रहेगा उसे ही बोला जाएगा आगे चल के लेडी हेल्थ विजिटर, उसे ही बोला जाएगा आगे जाके लेडी हेल्थ विजिटर, LH, लेडी हेल्थ विजिटर। और पूरा ये जो सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम पर ओवरऑल अगर कोई इंचार्ज होगा, ठीक है, दैट विल बी डॉक्टर, पीएससी का डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर। करतार सिंह सबसे फेमस कमेटी मानी जाती है। फेमस कमेटी से इसमें बताने का ज़्यादा है, पूछने का ज़्यादा है, तो आपको परेशान करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। ठीक है, आप गिनती के 3, 4, 5, ठीक है। पहला, करतार सरदार, एक से ज़्यादा काम, मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक। सेकंड आपसे पूछेगा एएनएम था, उसकी जगह उसने बोल दिया फीमेल हेल्थ वर्कर, और जो आपके बाकी जो वर्कर्स थे, बेसिक हेल्थ वर्कर, वैक्सीनेटर वगैरह, इनकी जगह उसने बोल दिया मेल हेल्थ वर्कर। नेक्स्ट वो बोलता है पीएससी 50,000 की पॉपुलेशन पे पीएससी, 3 से 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर पे 2 स्टाफ, एक मेल एक फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक। नेक्स्ट वो बोलता है 3-4 फीमेल हेल्थ वर्कर पे एक सुपरवाइज़र होगा, मेल हेल्थ सुपरवाइज़र, ठीक है, और 3-4 फीमेल हेल्थ वर्कर पे भी एक सुपरवाइज़र होगी, फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र। ये हमें याद रख लेना है कि फीमेल हेल्थ जो सुपरवाइज़र है, बेसिकली फीमेल हेल्थ जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, उसे उसने लेडी हेल्थ विजिटर बोला, LHV जो हम नाम बोला करते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट बेसिकली करतार सिंह कमेटी का ही आया था। ओवरऑल इन सब पे जो इंचार्ज होगा, ठीक है, वो होगा पीएससी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो होगा ओवरऑल इंचार्ज। तो सिक्वेंशियली पढ़ जाना, मल्टीपर्पज़, एएनएम की जगह आपका फीमेल हेल्थ वर्कर, बाकी की जगह मेल हेल्थ वर्कर, एक सब सेंटर 3 से 4-5,000 की पॉपुलेशन पे, उस पर 2 स्टाफ होगा, एक मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर, 3-4 फीमेल होगा, 3-4 मेल हेल्थ वर्कर हो, उस पर सुपरवाइज़र होगा। फीमेल जो हेल्थ वर्कर होगी, हेल्थ विजिटर होगी, एडवाइज़र, वो होगी आपकी LHV। ओवरऑल जो इंचार्ज होगा दैट विल बी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ऑल ओवर इंचार्ज, करतार सिंह कमेटी को लेकर। लास्ट जो छोटी सी कमेटी बच रही है, नाम बचता है आपका श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी 1975 श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी में ज़्यादा नहीं है, अगर ऐसा श्रीवास्तव कमेटी में सिर्फ एक चीज़ लेके आप बैठ जाना, श्रीवास्तव कमेटी जो बात करती है, तो आप बोलना साहब श्रीवास्तव इज इक्वल टू, बस इतना सा एक नाम दिमाग में ले आना, सारे ऑप्शंस में से आपको सूटेबल ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, श्रीवास्तव इज इक्वल टू सरस्वती देवी, बस इतने से काम हो जाएगा। 2 शब्दों का बाइफरकेट कर लो, सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। अगर साहब इसकी बात करोगे तो पहला जो होगा, पहली कमेटी जिसने बात की, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्टिंग मैन पावर, ठीक है। तो श्रीवास्तव इज इक्वल टू सरस्वती, इज इक्वल टू मतलब एजुकेशन, हम लोग मेडिकल से करते हैं, मेडिकल एजुकेशन हम लोग कौन सी, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्टिंग मैन पावर, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, इसी ने डिज़ाइन किया कमीशन, पहली बार, मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन, तो जहाँ जहाँ एजुकेशन का नाम आए वहाँ वहाँ आप बेसिकली श्रीवास्तव कमेटी को कॉल कर लेना, इसके अलावा कोई दूसरा सुटेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये बात करता है साहब रोम का मतलब ही वही है, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो कुछ भी नहीं है, 100 बातों की एक बात, श्रीवास्तव इज इक्वल टू सरस्वती इज इक्वल टू एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन दिख रहा है तो यूजुअली श्रीवास्तव कमेटी की ही देन है, इसके अलावा किसी कमेटी ने एजुकेशन पे इतना जोर नहीं दिया, ठीक।
नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन इससे बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, मेडिकल एजुकेशन और कॉल कर लेना, इसके अलावा कोई दूसरा सुटेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये बात करता है साहब रोम। रोम रोम का मतलब ही वही है, रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, 100 बातों की एक बात। श्रीवास्तव इज इक्वल टू सरस्वती इज इक्वल टू एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चार में से कोई एक ऑप्शन दिख रहा है तो यूजुअली श्रीवास्तव कमेटी की ही देन है, इसके अलावा किसी कमेटी ने एजुकेशन पे इतना जोर नहीं दिया। ठीक, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन इससे बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसने कुछ और भी दिया क्या? ठीक है, इसने कुछ और भी दिया क्या? तो चाहो तो हल्के से एक बार रिवाइज करके जा सकते हो कि हाँ श्रीवास्तव कमेटी के कुछ और एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट पूछ सकते हैं। पहला, इसी ने बात की रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, मतलब अभी तक किसी भी कमेटी में रेफरल जो सर्विसेज है उनको जोड़ नहीं दिया गया था। श्रीवास्तव कमेटी का एक एस्पेक्ट ये भी है, दिमाग में रख सकते हो, रेफरल करने जो सर्विसेज कॉम्प्लेक्स है उसकी बात भी श्रीवास्तव ने की थी। और कोई वर्ड सब इसी ने बोला कि 2 कैडर होने चाहिए, इसी ने 2 कैडर इसी की देन है। एक होता है सेमी प्रोफेशनल, एक होता है सेमी प्रोफेशनल, एक होता है पैरा प्रोफेशनल। 2 कैडर इसी की देन है। एक होता है सेमी प्रोफेशनल, एक होता है सेमी प्रोफेशनल, एक होता है पैरा प्रोफेशनल, एक होता है पैरा प्रोफेशनल वर्कर्स। पैरा प्रोफेशनल वर्कर्स ये भी श्रीवास्तव की ही देन है। श्रीवास्तव कह रहे हैं सब कम्युनिटी में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं, कम्युनिटी में से ही सिलेक्ट किए जा सकते हैं 2 कैडर जो कि बेसिकली कम्युनिटी और हेल्थ सर्विस को आपस में जोड़ेंगे। चाहो तो नाम याद रख सकते हो, एक सेमी प्रोफेशनल वर्कर बोले जाते हैं, दूसरे पैरा प्रोफेशनल वर्कर बोले जाते हैं। ये श्रीवास्तव कमेटी की ही देन मानी जाती है। लास्ट हद से ज़्यादा अगर आपसे पूछ सकता है तो एक वर्ड पूछा जाता है विलेज हेल्थ गाइड। कि सब विलेज हेल्थ गाइड का जो कंसेप्ट है वो कौन सी कमेटी है? विलेज हेल्थ गाइड VHG ये कौन सी कमेटी की देन है? विलेज हेल्थ गाइड। ठीक है, श्रीवास्तव कमेटी की देन है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, सन रिकॉल करना है, और एक दो सबके स्पेसिफिक पॉइंट है, आपको उन टॉपिक्स पे ही जनरली अपनी नज़र बनाए रखना है। उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, बट जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक, हर कमेटी की कोई ना कोई स्पेसिफिक खासियत है जो हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है अक्सर। लास्ट जो बचती है दैट इज़ लास्ट आपकी बचती है कृष्णा कमेटी। कृष्णा कमेटी 1983। ठीक है, कृष्णा कमेटी छोटी सी बात करके गई थी अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम की। कृष्णा कमेटी बात करती है अर्बन रीवैम्पिंग स्कीम। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखा गया, ना पूछा गया है। अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम का मतलब अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एक तरह से। तो अगर साहब जो अर्बन स्लम्स हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके मॉडर्नाइजेशन की बात कौन सी कमेटी करती है? ठीक है, तो दैट इज़ कृष्णा कमेटी। जो अर्बन जो एरियाज़ हैं उनके रिवैम्पिंग की, उनकी मॉडर्नाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डेवलपमेंट की बात करती है बेसिकली। तो इससे बहुत ज़्यादा डीप पूछ सकते हैं, इससे नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो इन कमेटीज़ को थोड़ा सा एक बार देख लेना, कैसे आपको नाम रिकॉल करने हैं, कैसे आपको सन रिकॉल करने हैं, कौन सी कमेटी करती है। तो दोनों ही बात करते हैं। ये हेल्थ वर्कर एक सब सेंटर 3 से 4 की पॉपुलेशन नेशनल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली कुछ कंसेप्ट जस्ट दिए गए थे, उनको फॉलो किया गया। दैट इज़ कृष्णा कमेटी 1983। एक छोटी मोटी बजाज होगी होंगी इस तरीके से। कमिटीज़ के आपको नाम, सन और दो तीन जो पॉइंट है वो तो अपने को दिमाग में रख के जाने ही एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें आसान होगी। नेक्स्ट हम आते हैं साहब, अगर हेल्थ केयर की बात करें इंडिया में, तो सब इंडिया का हेल्थ जो केयर है, सिस्टम है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। आपको हमेशा पता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड बेसिकली इंपॉर्टेंट नाउन जो है सामने पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट कहाँ से?
तो आप बोलते हैं साहब हाँ याद तो है 1978, एक नाम याद हमको रखना होता है दिमाग में, एंड दैट इज़ अल्मा आटा डिक्लेरेशन। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, एक तो ये शब्द अपने को दिमाग में रखना। 1978 प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है बेसिकली, वो कंसेप्ट किस कमेटी, कौन सी असेंबली, कौन सी मीटिंग, कौन से ईयर में बेसिकली डिस्कस किया गया। तो एक छोटा सा दिमाग में सन रखना है 1978, और अलमाटा जो मीट हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था बेसिकली वर्ल्ड असेंबली, उसमें ये डिस्कस किया गया। गोल क्या था? गोल था साहब सभी को हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, बाय द ईयर ऑफ 2000, बाय द ईयर ऑफ 2000। तो प्राइमरी हेल्थ प्लानिंग में प्राइमरी हेल्थ केयर में अपने से पूछते कि साहब ये जो बेसिकली कंसेप्ट आया था, ये कहाँ कौन सी मीट हुई थी, कहाँ डिस्कस हुआ। तो एक सन याद रखना होता है 1978, अल्माटा डिक्लेरेशन है बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1978 में। और इसका जो प्राइम जो मोटो था, प्राइम टारगेट, वो तो ये था कि साहब 2000 तक, ठीक है, सभी को, ठीक है, एक सुगम, एक स्वस्थ अगर जीवन चाहिए तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2000 एडी। हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2000 एडी। हमारे काम की क्या क्या क्वेश्चन है वो हमें पता होना चाहिए। तो भैया प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए चार तो आपको याद रखना है एज, 4A। चार तो आपको याद रखना है ए, 4A। चार तो आपसे पूछ जाते हैं हॉलमार्क, व्हाट आर द हॉलमार्क्स, व्हाट आर द हॉलमार्क्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमेशा 4A तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। जब भी जहाँ भी आप प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये चार जो वर्ड हैं, रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल वर्ड है, ये हमेशा साउंड होने चाहिए। तो चार तो आपको याद रखना है ए। ऐसे बोलते हैं कि साहब चार ही आपको याद रखना है प्रिंसिपल्स, चार ही आपको याद रखना है प्रिंसिपल्स या पिलर्स, या पिलर्स। तो जब भी प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन आ रहा है तो रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4 ये दिमाग में ले आना, कोई ना कोई क्वेश्चन तो अटकना ही है इनमें से। तो कह रहे साहब चार तो ए हैं जो हमके दिमाग में रखे, हमको दिमाग में रख के जाने घर से प्राइमरी हेल्थ केयर के लेके, और चार ही प्रिंसिपल्स है, पिलर्स हैं, ठीक है। ये चारों अपनी अपनी जगह पूछे जाते हैं, बस कंफ्यूज मत हो जाना। हॉलमार्क्स क्या क्या है? चार हॉलमार्क्स 4A, चार हॉलमार्क्स आपसे पूछे जाएंगे 4A। देखो कौन नहीं है वो बता देता हूँ। कन्फ्यूजन हम खुद घर से लेके जाते हैं। वो कह रहे साहब बहुत सारे शब्द हैं आपस में मिलते जुलते हैं, आप उस शब्द से बच के रहो जो बेसिकली नहीं है, बाकी तो रिकॉर्ड हो जाएंगे आप। अगर एक शब्द को हटा दो, अकाउंटेबिलिटी इन चार में कहीं भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इन चार में कहीं भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड तो आपके ज़ुबान पे आना ही नहीं चाहिए। बाकी चार वर्ड आपको दिख जाएंगे और चार ऑप्शंस में। क्योंकि सब जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए आसानी से अफोर्डेबल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट, पैसा। गरीब के लिए भी वही, ठीक है, अमीर के लिए भी वही, क्योंकि कॉस्ट जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि कम्युनिटी के हर क्लास के, हर पीपल के पास वो आराम से पहुंच सके बिना किसी इकोनॉमिक बर्डन के। पहला अफोर्डेबिलिटी, सस्ती, सुगम, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोलते हैं सब असेसिबिलिटी। तो पहला जो आप दिमाग में रखोगे दैट इज़ कीमत, कॉस्ट। दूसरा आप रखोगे साहब पहुंच, असेसिबिलिटी, ठीक है, आसानी से रिमोट तक भी, ग्रास रूट लेवल तक भी हेल्थ सर्विसेज पहुंच पाए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज का, पहुंच, असेसिबिलिटी। नेक्स्ट होती है एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्षमता, एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्ट करने की क्षमता, एक्सेप्टेबिलिटी ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। और लास्ट जो वर्ड होता है दैट इज अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। तो एक तो ये चार है अपने दिमाग में रख लेना। जो नहीं है वो अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी प्राइमरी हेल्थ केयर जो हॉलमार्क्स हैं उनमें कंसिडर नहीं की जाती है। अकाउंटेबिलिटी का रोल अलग हुआ करता है हेल्थ सिस्टम। आपको चार वर्ड यूज़ करने हैं। एक तो कीमत, कॉस्ट, ठीक है, किसी भी ग्रुप के लिए बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। दूसरा पहुँच,
कोई सा भी लेवल हो, टॉप मोस्ट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, पीएससी लेवल हो, सब सेंटर लेवल हो, ग्रास रूट लेवल हो, आंगनवाड़ी लेवल हो, गांव हो, ढाणी हो, वहाँ तक भी पहुँच होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पीएससी। तीसरा होता है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कम्युनिटी को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कोई भी हेल्थ सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लास्ट होती है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, हर लेवल पे किसी भी फॉर्म में बट अवेलेबल होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ सर्विस। चार तो आपको ये दिमाग में अच्छे से रख के जाने, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और चौथा होता है अवेलेबिलिटी। जो नहीं है उससे बच के रहना, अकाउंटेबिलिटी कहीं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं चार पिलर। चार पिलर में आप मिनोमिक याद करके जाना, इक्विटेबल एयर कंडीशनर, इक्विटेबल एयर कंडीशनर इन अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और चौथा होता है अवेलेबिलिटी। जो नहीं है उससे बच के रहना, अकाउंटेबिलिटी कहीं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं चार पिलर। चार पिलर में आप मिनोमिक याद करके जाना, इक्विटेबल एयर कंडीशनर, इक्विटेबल एयर कंडीशनर इन सेक्टर डी। चार प्रिंसिपल्स, ठीक है, चार प्रिंसिपल्स मान लो, चार पिलर्स मान लो जो अपने से पूछे जाते हैं कि साहब व्हाट आर द मतलब ऑल एयर कंडीशनर, इक्विटेबल एयर कंडीशनर इन सेक्टर डी। चार प्रिंसिपल्स, ठीक है, चार प्रिंसिपल्स मान लो, चार पिलर्स मान लो जो अपने से पूछे जाते हैं कि साहब व्हाट आर द मतलब ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट और प्रिंसिपल और पिलर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो उसके लिए आप बोलना साहब, पहला वर्ड आएगा इक्विटेबल, दूसरा वर्ड आएगा एयर, तीसरा आएगा कंडीशनर, और चौथा आएगा इन सेक्टर डी। ये चार मतलब निकालने हैं अपने को वहाँ पर, चार पिलर्स के, चार प्रिंसिपल्स के बेसिकली, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के चार प्रिंसिपल कंसिडर किए जाते हैं। पहला इक्विटेबल, दूसरा ए, तीसरा सी, और चौथा इंटरसेक्टर डी। क्या मतलब निकाल सकते हैं इन शब्दों का, वो तो चार में से आप वहाँ देखोगे तो आप रिकॉल कर सकते हैं। पहला कह रहा है इक्वल और इक्विटेबल में फ़र्क होता है। आप जिसके पास ज़्यादा है उसको भी दे रहे हो, आप जिसके पास कम है उसको भी दे रहे हो, ऐसे तो कभी विविधता दूर नहीं होना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिसके पास कम है उसको आप ज़्यादा दो, जिसके पास ज़्यादा है उसको आप कम दो, ताकि सब एक लेवल में आ जाए। समझ रहे हो? इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं है, इक्विटेबल मतलब बराबर नहीं होता है, इक्विटेबल मतलब कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम। तो इक्विटेबल कह रहे हैं साहब जिसके पास कम है उसे आप थोड़ा ज़्यादा दे दो, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है उसे आप थोड़ा कम दे दो। फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, फ़ायदा ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम दिया जाना चाहिए? तो अपन बोलते हैं साहब जो पहला प्रिंसिपल होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है दैट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हमको समझ में आता है कि हाँ साहब सबको बराबर मत दो, जिसको कम है उसको थोड़ा ज़्यादा, उसको ज़्यादा को थोड़ा सा कम, ताकि सब एक लेवल में आ जाए। तो पहला जो प्रिंसिपल बनता है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो बनता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा बोलता है कि साहब अगर आप अप्रोप्रिएट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे, ठीक है, तो रिज़ल्ट फार बेटर और जल्दी नज़र आए। तो दूसरा जो होता है कंपोनेंट दैट इज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आप जो सर्विसेज दे रहे हो, हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो, उससे आप ओवर द टाइम आप अपग्रेड करते जाओ, ठीक है, टेक्निकली, जिससे बेसिकली उसका जो यूटिलाइजेशन होगा मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचाएगा। नेक्स्ट सी बोलता है कि यार सिर्फ हेल्थ सिस्टम ही हेल्थ सिस्टम काम करे, इससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं नज़र आने वाला चाहिए, ठीक है। तो जितना हेल्थ सिस्टम एफर्ट कर रहा है थोड़ा कम, लेकिन कम्युनिटी भी एफर्ट करे तो शायद ऑल ओवर कम्युनिटी हेल्थ को जल्दी बेनिफिट हो सके। तो तीसरा वो बोलता है कि साहब तीसरा इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल माना जाता है दैट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
दैट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तीसरा वो बोलता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्राइमरी हेल्थ केयर का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और लास्ट होता है कि साहब एक सेक्टर को आप दूसरे सेक्टर से लिंक करें। HIV के अगर पेशेंट्स में TB को डायग्नोज किया जाए, TB के पेशेंट्स में HIV को डायग्नोज किया जाए, तो ऑल ओवर डिजीज जो बर्डन है वो बेटर वे में कंट्रोल किया जा सकता है। एटलीस्ट जो हो सकते हैं सर्विसेज या कैटर, उनको तो आप कम से कम आपस में इंटीग्रेट करो, ताकि अपना जो हेल्थ सर्विस का जो मोटिव है वो सोल्व होगा। लास्ट जो अपना बच्चा है दैट इज़ इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो ये चार जो हॉलमार्क हैं ए, और ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स हैं, ये तो अपने बिल्कुल टिप्स में होने ही चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके। वो क्वेश्चन है जो एज इट इज़ आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन्स के बारे में गलत करते हैं, कन्फ्यूजन्स का कोई अपने पास, वो कह रहे साहब चार में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको अलग कर देना, वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, तो ये चार जो हॉलमार्क हैं ए, और ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स हैं, ये तो अपने बिल्कुल टिप्स में होने ही चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके। वो क्वेश्चन है जो एज इट इज़ आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन्स के बारे में गलत करते हैं, कन्फ्यूजन्स का कोई अपने पास, वो कह रहे साहब चार में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको अलग कर देना, वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फार बेटर लॉन्ग टर्म के नो। फर्स्ट आपसे पूछते हैं एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, तो 4 ए याद रखे जाने हैं, 4 प्रिंसिपल याद रखे जाने हैं, और 8 एलिमेंट्स याद रखे जाने हैं, ठीक है। किस्मत आपकी अच्छी है कि साहब जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका मिनोमिक ही एलिमेंट्स है, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे रेक्टिफाई। तो ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एलिमेंट्स हुआ करते हैं, 8 एलिमेंट्स, उनका मिनोमिक एलिमेंट्स ही हुआ करता है। एलिमेंट्स की स्पेलिंग को अगर आप ठीक है रिकॉल करने की कोशिश करोगे, सारे एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। एलिमेंट्स में वो सारी सर्विसेज जो आप बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर के फॉर्म में दे रहे हो कम्युनिटी को, वो कौन कौन सी सर्विसेज है वो पूछी जाती है। 4 हॉलमार्क हो गए, 4 प्रिंसिपल हो गए, 8 एलिमेंट है, मिनोमिक एलिमेंट ही हुआ करता है। मतलब निकालोगे तो आ जाएंगे। वो कह रहे साहब पहला ई मतलब एजुकेशन, किसकी एजुकेशन, जो भी आपके एरिया में आपकी कम्युनिटी में बेसिकली बीमारी है उन्हीं की एजुकेशन। सब जो भी प्रिविलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपके एरिया की, उनके बारे में एजुकेशन, ठीक है। और उन्हीं पे काम करोगे आप मेथड्स पे, प्रिवेंशन के लिए और उनके कंट्रोल, तो पहला एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट आता है प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो है कि सब आपके क्षेत्र में आपकी कम्युनिटी में बेसिकली जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उनको प्रिवेंट या कंट्रोल कर पाओ। पहला होता है एजुकेशन और एजुकेशन। नेक्स्ट एल मतलब लोकल एंडेमिक डिजीज़, उनका ट्रीटमेंट, एलिमेंट नंबर सेकंड। तो यही मिनोमिक है, इसी से आप रिकॉल करोगे, 8 में से सारे नाम आपको धीरे धीरे रिकॉल होते जाएंगे, ठीक है। वो सभी काम जो एक मेडिकल ऑफिसर PHC करता है, या फिर वो सभी काम जो कम्युनिटी को ग्रास रूट लेवल तक भी सर्व की जाती है सर्विसेज, वही होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। पहला एजुकेशन हो गया, दूसरा जो भी आपके एरिया वाइज लोकल एंडेमिक डिजीज़ हैं जिनके एक दो केस हमेशा मिलते हैं, उनका ट्रीटमेंट। E4 प्रोविज़न ऑफ असेंशियल ड्रग्स, E4 असेंशियल ड्रग सप्लाई, ठीक। तो ग्रास रूट लेवल पे यही तो हो रहा है, बेसिक सर्विसेज क्या है वही तो पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो पहला एजुकेशन हो गया, जानकारी हो गई कि आपने बीमारी को कंट्रोल करना है। दूसरा, कुछ बीमारियाँ फिक्स होती है हर एरिया की, उनको तो ट्रीट करते रहना। तीसरा, ज़्यादा नहीं तो असेंशियल ड्रग्स तो रखो, ठीक है, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, स्नेक बाइट हो गया, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो दवाइयाँ तो एटलीस्ट होनी चाहिए, असेंशियल ड्रग्स। एम है आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MCH प्लस इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। एम आपका है MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ का, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग ऑल्सो। नेक्स्ट ई क्या है, नेक्स्ट ई है आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जिसे आप UPI बोलते हो आजकल,
एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यूपीआई। मतलब कुल मिला के प्राइमरी हेल्थ केयर के कंसेप्ट में इम्यूनाइजेशन भी हुआ करता है। ओवर द पीरियड इसके नाम बदलते रहे हैं, जैसे आज यूपीआई बोलते हैं, बट कोई बात नहीं। ई मतलब एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन याद आना। एन, एन मतलब न्यूट्रिशन, एन मतलब न्यूट्रिशन प्लस प्रोविज़न ऑफ सेफ फूड। एन मतलब न्यूट्रिशन प्लस प्रोविज़न ऑफ सेफ फूड, मतलब एनीमिया, गोइटर, क्लोरोसिस, इनके लेके भी इसके लिए न्यूट्रिशन और सेफ फूड की भी बात की जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर में, ताकि ड्रग्स की जरूरत बाद में पड़े, डाइटरी न्यूट्रिशन हो जाए। नेक्स्ट ट्री, नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोलता है कि साहब एक और कैडर हुआ करता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। जो सेकंड वाला है और जो सेकंड लास्ट वाला है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड वाले में तो साफ साफ पता लग ही रहा है बेसिकली, सब एल फॉर लोकल एंडेमिक डिजीज, ठीक है। एक थोड़ा सा सेगमेंट और याद रखना, डिजीज़ में एक और कैटेगरी है, लोकल एंडेमिक को हटा के अगर कोई रिलेटेड विद एरिया, कॉमन डिजीज़ और इंजरीज़ हैं, ठीक है, जो किसी को भी हो सकती है बेसिकली, उनका भी कंट्रोल बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर के बाउंड्री में ही आते हैं, पीएससी उसको संभालना। लास्ट लास्ट होता है आपका सेफ वाटर, लास्ट होता है आपका सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये कुछ एलिमेंट्स है बेसिकली जो आपको इसी के नाम पे ही बेसिकली वहाँ रिकॉल करने हैं, ठीक है। एक या दो बार रिवाइज करोगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगे सब। हाँ, बहुत ज़्यादा जगह पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन बनते हैं। तो ई में एलिमेंट्स पे, ई मतलब एजुकेशन, वहाँ की जो भी आपकी समस्या हैं क्षेत्र में, प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनका एजुकेशन, आपको नॉलेज होना चाहिए, उनका प्रिवेंशन कंट्रोल। एल मतलब लोकल एंडेमिक बीमारियाँ जो हमेशा रहती हैं, एक दो केस, उनके ट्रीटमेंट को आपको फोकस करके रहना है। असेंशियल ड्रग हमेशा जरूरी रहेंगी प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग भी याद रखना। ई मतलब ईपीआई मतलब इम्यूनाइजेशन को फोकस करना है, नाम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम यूपीआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इम्यूनाइजेशन। एन मतलब न्यूट्रिशन सेफ फूड, जो डाइटरी मैनेजमेंट हो सकता है, दवाइयों से बात करके भी डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। टी इंजरीज़ का ही है, कॉमन डिजीज इंजरीज, एंडेमिक तो नहीं, बट किसी को भी हो सकता है, उनका इलाज। लास्ट होता है एस, एस मतलब सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये सारे वो काम है जो पीएससी पे बैठा मेडिकल ऑफिसर संभालता है, ये सारे वो काम है जो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर के मेन जो स्ट्रीम लाइन है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको चार आपको याद रखने हैं, चार आपको याद रखने हैं बेसिकली हॉलमार्क्स, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। चार याद रखने हैं पिलर्स आपको, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन। और 8 आपको याद रखने हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम से ही आपको ट्राई करना है रिकॉल करना। चलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल आगे, कल फिनिशअप करते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।